चलिए, जो त्वरित द्रव था किसी कंटेनर के अंदर, उसके ऊपर हमने प्रेशर लिखना और ए और जी में एक रिलेशन देखा था, है ना, एक्सेलरेशन और जी में। तो उस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक में ही, है ना। जैसे कोई कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो एक्सेलरेटेड है, तो उसका कितना त्वरण होना चाहिए, किस तरह के कितना एंगल पर वो पानी आ जाएगा, उसके किस बिंदु पर कितना दाब होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सवाल किस तरीके से इसके करने हैं। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया, इसमें पानी भरा हुआ है आपके पास, कितना, इसमें पानी भरा हुआ है 2 मीटर तक। तो ये एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी है जबकि पानी जस्ट बाहर निकल रहा हो, जस्ट बाहर, यानी कि स्प्लिट आउट हो रहा है बाहर की तरफ, है ना। जैसे जस्ट बाहर निकलने वाला हो पानी, उस समय आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकालनी है। तो सोचो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में पानी यहां तक पहुंच जाएगा और यहां से ऐसे पहुंचते पहुंचते कुछ कहानी ऐसे बन जाएगी। तो ये एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं। क्या इस एंगल को निकालने के लिए हमें ध्यान दे, ये 3 है, ये 2 है, तो क्या ये 1 आ गई, ये तो 1 मीटर आ गई ना। और अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 था, ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी तो 1 मीटर आ जाएगा, ये भी तो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 मीटर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास ये लेंथ कितनी आ गई, ये 1, ये 1, तो ये वाली लेंथ आ गई 2, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर। और ये आपको दी हुई है कितनी मीटर दी हुई है, ये वाली आपको, ये आपको दी हुई है 5 मीटर, ये 5 मीटर गिवन है। अब आपसे पूछा है कि भाई ए की कम से कम वैल्यू कितनी, जस्ट यहां तक पहुंचे अगर, तो बस सीधा सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ए बाई जी। तो tan थीटा ए बाई जी, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना 2, आधार कितना 5, 2/5, अब बटे ए, जी की वैल्यू 10 है, 2/5, 5 से काट दिया 2, तो ए की वैल्यू 4 आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, जिससे कि पानी जस्ट यहां तक आ जाएगा। इसके ज्यादा चलाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, इसके ज्यादा ऊपर चलाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, कम चलाएंगे तो पानी इसमें हो सकता है इसके नीचे तक ही रहे, है ना। इसलिए कम से कम इतने है, इससे कम करेंगे तो नीचे रहेगा, इससे ज्यादा कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये कंटेनर है जिसमें 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसका आधार 3 मीटर है, इसका त्वरण कितना रखें कि इसमें बिंदु ए है, इस बिंदु का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इस बिंदु का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला बिंदु हवा में आ जाए, यानी कि ये वाला बिंदु हवा में आ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब पानी इतना ऊपर चला जाए कि यहां से ये दिखने लगे बिंदु। अगर हमारे पास एच आ जाए तो मतलब एच आ जाने का मतलब हमारे पास ए आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसके लिए क्या करना भाई, कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर था, अब वो कंटेनर में कितनी ऊंचाई तक पानी गया, मान लो इतनी ऊंचाई तक पानी गया, अभी बिंदु हवा में आ गया। अगर ये बिंदु हवा में आ गया तो क्या इसका प्रेशर पी ए का पी नोट के बराबर आ गया, पी एटमोस्फेयर के बराबर आ गया, पी एटमोस्फेयर के बराबर आया। तो यहां पर ये जो पानी है वो इस तरह से हो गया, कितनी ऊंचाई तक ये पानी गया ये हमें नहीं पता। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई जो कंटेनर में पानी का वॉल्यूम था ये वाला, और जो कंटेनर में पानी का वॉल्यूम है ये वाला, ये वाला, तो बराबर ही है, पानी तो वही है, अरे पानी तो वही है जो का, तो वो पानी ऐसा था पहले, वो ऐसा हो गया, है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई वॉल्यूम V1 बराबर V2, पहला वॉल्यूम कितना लेंगे, तो आयतन निकालना तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल A है, ऊंचाई 2 हो गई, इतने हिस्से का इतना पानी का आयतन, ये जो पानी दिख रहा है इसका आयतन कैसे निकालेंगे, ऊंचाई और जो इसका आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल मान लिया मैंने कितना, आधार का क्षेत्रफल मैंने मान लिया A, तो A से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आयतन आ गया। अब यही पानी शेप में आ गया, इस वाली शेप में, तो इसके लिए क्या आएगा, अभी भी किस आधार पर है, ए वाले क्षेत्रफल के आधार पर ही है, पूरा क्षेत्रफल तो पूरा का पूरा वही है नीचे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 ऊंचाई इंटू आधार का क्षेत्रफल, ए से कट जाएगा, तो यहां से h बराबर आ जाएगा 4 मीटर, h बराबर आ गया 4 मीटर। अच्छा, h बराबर 4 मीटर आ गया तो मेरा काम हो गया, तो g की वैल्यू 10, दिस इज 4/3, यानी कि a बराबर 40/3 या फिर 13.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना एक्सेलरेशन चलाएंगे तो पानी की शेप कुछ इस तरह से बन जाएंगी, ये एंगल आपका निकल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक घनाकार वस्तु दे रखी, जिससे कंटेनर दे रखा, बर्तन दे रखा है। इस घनाकार बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऐसे चलेगा तो पानी पीछे की तरफ जाएगा और उसके पानी की शेप ऐसा हो जाएगी, तो पानी बाहर निकलेगा। तो आपसे पूछा गया कि कितना पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा अगर उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलाया जा रहा है। ओके, चलिए अब सोचो जब ये ऐसे चलेगा तो कितना पानी बाहर आएगा, उसको निकालने के लिए क्या करना है भाई। मान लो कि इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, यहां से पानी की स्थिति कुछ ऐसी आ गई, ये पानी बाहर आ गया, ये वाला पानी बाहर आ गया इतना। अगर ये पानी बाहर आ चुका होगा तो ये कितना पानी है, इसका वॉल्यूम ही निकालना। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको निकालने के लिए मान लो कि ये वाली ऊंचाई मान लो y है, ये वाली ऊंचाई मान लो y है, मतलब ये y मान ली और ये आपकी मान लीजिएगा ये तो 5 मीटर है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब इस थीटा को निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा बराबर जैसे लंब बटे आधार y बटे 5 और क्या a अपॉन जी। यस, ओ वाह, ये तो बड़ा आसान हो गया। ये लो 5 से काटा 2, तो क्या अब अपने को y चाहिए ना, तो a बराबर कितना, a बराबर दे रखा 5 बटे 2, तो y बराबर कितना आ गया 2.5 मीटर। ये इतनी ऊंचाई तक गया, तो देखो इतना पानी बाहर आया, तो इतने पानी का आयतन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इतने पानी का आयतन निकालने के लिए इसकी गहराई कितनी है, अंदर तक बर्तन कितना अंदर गया 5 तक, 5 अंदर, ऐसा पूरा बेस है 5 का, और उसके ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है जिसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/2, आधार कितना 5, ऊंचाई कितना y, और गहराई भी है इसमें भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन उसका आधा ही तो आयतन आएगा ना, तो गहराई कितनी 5 है ना, अंदर तक पूरा बोर्ड के अंदर 5 है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 1/2 इंटू 25 इंटू 2.5, तो 625 62.5/2 और डिवाइड कर लिया 31.25, ये तो आएगा 31.25। अच्छा, अगर मान लो आपसे बोले कि इसका भार बताओ कितना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका भार कितना निकाल लेंगे, 10�3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आयतन में, तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम में, है ना। द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो आयतन है 10�3 हो जाएगा, अगर पानी है तो मल्टीप्लाई करके इसका किलोग्राम में भी आंसर आ सकता है। खैर फिलहाल मैंने आयतन की फॉर्म में इसका आंसर निकाल दिया है। अब ये कह रहे हैं कि कितना पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आ जाएगा, इतने मीटर क्यूब। ठीक, अब मैं इसी में थोड़ी सी बातें और बताता हूं। इसी क्वेश्चन में सवाल तो ये हो गया। इस क्वेश्चन में देखो, अगर त्वरण को मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा, मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं कुछ केस लेता हूं कि मान लो लेट a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी, तो थीटा क्या हो जाएगा, क्या a/g, क्या 10/10 1 आ जाएगा। तो उस केस में शेप कैसी बन जाएगी, क्या पानी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है ना भाई, ये पानी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इनका आधा पानी बाहर चला जाएगा, है ना भाई। 45 डिग्री तभी बैठेगा ना, ये 5 है ये 5 है, ये कट गया, 45 डिग्री आ गया थीटा। 45 का मतलब क्या हुआ कि ये भी 5 ये भी 5 है, तो यहां पर आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल ऐसा इसकी तली दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। अगर और ज्यादा कर दोगे, अगर और ज्यादा त्वरण कर दोगे, तो ये पानी का शेप यहां से भी आगे पहुंच जाएगा। अगर और ज्यादा कर दिया, मान लिया कि a की वैल्यू दे दी 20, सवाल तो वो हो गया था, सवाल तो हो गया था, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके समझते कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा क्या बनेगा, tan थीटा बराबर a/g, जो कि किसके बराबर 20/10, जो कि 2 के बराबर आया, और ये तो ग्रेटर देन आया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस में थीटा 45 से कम था, दूसरे केस में थीटा 45 था, इसमें केस थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 45 आ गया आएगा। ठीक, tan इनवर्स। लेकिन सोचो क्या शेप ऐसी बनेगी कुछ, अगर मैं बात करूं तो शेप कुछ ऐसी बन जाएगी पानी की, ऐसी बन जाएगी पानी की शेप। बाकी पानी बाहर आ चुका, मान लीजिएगा ये वाली लंबाई अगर ये x है, तो ये कितनी आ जाएगी, के 5 - x होगी, ये वाली कितनी हो जाएगी 5, ये तो 5 ही है, तो थीटा ये बन जाएगा। अब इस केस में अगर बोले कि वो x भी बताओ कितना हो गया, ये x बताओ, निकाल सकते हैं, आयतन भी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो ये tan थीटा बराबर क्या है, 5/5 - x,
डिवाइड बाय इक्वल टू 2, तो 5 बराबर 10 माइनस 2x और 2x बराबर 5 और तो x बराबर 2.5 मीटर। तो अलग अलग एक्सेलरेशन से अलग अलग शेप बनेंगी, अलग अलग एंगल आएंगे और अलग अलग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कितना पानी बचा, कितना पानी निकला, ऐसे ऐसे सवालों को आप इसमें निकाल सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक फॉर्मूला ये रटना है। ठीक, अभी हम दाब की भी कैलकुलेशन करेंगे आगे कई जगह पर, लेकिन फिलहाल आपको इस फॉर्मूले का अच्छे से यूज आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन है जिसमें पानी 1.5 मीटर हाइट तक भरा हुआ है ना। तो 10 मीटर इसका आधार दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई बर्तन की दे रखी 2 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने समय के बाद टी का न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे कि बर्तन की चाल 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। कितने समय में 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी? न्यूनतम समय बताना, कम से कम कितने समय के बाद इसकी 20 मीटर पर सेकंड की चाल रख सकते हैं? बेटा तब तक रख सकते हैं ये चाल 20 मीटर पर सेकंड की जब तक कि ये पानी बाहर ना निकले। अगर ये पानी बाहर निकलेगा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। लो जी, क्वेश्चन में हमने बोल भी दिया कि पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो पानी जस्ट बाहर ना निकले कितने समय में ऐसा हो जाएगा जबकि उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो? तो ध्यान दे, क्या पानी की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी? पानी की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, यस। क्या एंगल थीटा हो जाएगा? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का है, ax डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यही हमें पता भी नहीं है कितना होगा, लेकिन ये पता है कि ये 1.5 ये 2, तो ये कितना हो गया? ये 0.5 हो गया। तो ये भी कितना हो गया? ये भी 0.5 हो गया, यस। चलिए अच्छा, ये 0.5 ये 0.5, तो ये टोटल कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 1 मीटर, 1 मीटर आ गया। और ये कितना? 10 मीटर। अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी दे रखी 0। अब मुझे तो पता है कि भाई tan थीटा लगाऊंगा, tan थीटा लगा दूंगा, यस। क्या tan थीटा बराबर ax बाई जी, मतलब a बाई जी। लेकिन क्या a बाई जी को निकालने के लिए मुझे a चाहिएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 मुझे चाहिएगा कितना? a निकल जाएगा मेरा यहां से। अब ये a कितना आ जाएगा? 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे टाइम चाहिए कि कितने समय में इसकी स्पीड 20 हो चुकी होगी। भाई एक्सेलरेटेड है तो 20 हो चुकी होगी इसकी स्पीड, तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। लो, v कितना है? 20, u कितना है? 0, और ये कितना है? 1, टाइम कितना है? t। तो t की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड। तो बस इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, थोड़ी सी काइनेमेटिक्स घुस गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नली दी हुई है, एक ट्यूब दी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है, h हाइट तक है, ये लेंथ l है। क्लियर? आपको ये बोला है कि जब हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब एक्सेलरेशन उधर होगा तो पानी किधर भागेगा? इस तरफ, इधर भागेगा। इधर भागेगा तो पानी हो सकता है यहां से पानी इधर भागने लगे तो यहां पे कुछ भी ना बचे। तो यहां पर ये कह रहा है कि जब ये इधर भागेगा और यहां पर पानी का जो दाब है वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जिस समय यहां पर पानी का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो उस समय ये त्वरण कितना होना चाहिए? उस समय त्वरण कितना होना चाहिए? हमें एक कंडीशन दे दी कि भैया PA बराबर P एटमॉस्फेयर। और क्या मैं इस दाब को लिखना जानता हूं? जब कोई एक्सेलरेटेड त्वरित होता है तो क्या मुझे दाब लिखना आता है? बेटे मैं पहले इसको बता चुका हूं कैसे लिखते हैं दाब, अब बस उसको यूज करते हैं। देखो कैसे। तो मुझे कंडीशन दे रखी कि भाई A पर दाब वायुमंडल दाब के बराबर है, तो ये त्वरण कितना होना चाहिए अगर यहां पर दाब इतना बन जाए? अब देखो ध्यान से सुन लो, कहीं पे भी मान लो ये A है, इसको B मान लो, इस पॉइंट को मान लो C। मान लो मैं C का दाब लिखूं तो चाहे इधर से लिखूं चाहे इधर से लिखूं सेम लिखा जाना चाहिए। तो PC लेफ्ट साइड से लिख लो चाहे तो, और PC चाहे राइट साइड से लिख लो, चाहे तो इधर से लिख लो चाहे उधर से लिख लो। अगर मैं इधर से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई? P नोट, ऊपर से P नोट तो है, प्लस इतनी हाइट के कारण भी दाब होगा, रो जी एच, दैट इज PC। और अगर इधर से लिखूंगा तो इधर से क्या है? PA प्लस इतनी लंबाई के कारण दाब, वो क्या होता है? रो L इंटू A, है ना।
ये हम लिखना जान चुके हैं कि लंबाई है, एक्सेलरेशन उधर है, जितनी लंबाई यहाँ इस बिंदु पर दाब रो एल है, और यहाँ पर कितना दाब है वो भी लिखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर पी। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। कितना दे रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी नोट दिया हुआ, ये तो कट ही गया, रो से रो भी कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया, GH/L। दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आना चाहिए। PC का इस साइड से दाब कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई अगर मान लीजिएगा ऐसे चल रहा है कंटेनर और पानी अपने पास ऐसे है और इसके नीचे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये L दूरी पर है, तो क्या इस पॉइंट पर हमने रो LA लिखा था कि नहीं लिखा था, रो LA लिखा था इस पॉइंट पर, लिक्विड के कारण प्रेशर। ओके, तो वही चीज हमें यहाँ पे आज यूज कर ली है। तो जब भी इधर जाएंगे तो इधर से भी दाब लिख सकते हैं, ऊपर से भी दाब लिख सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये कैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक यूट्यूब नली है जिसमें एक्सेलरेशन A से दिया हुआ है, इसकी लंबाई L है ना, और इसका घनत्व मान लीजिएगा, इसका घनत्व रो है। अब ये कह रहा है कि जैसे इसको लेकर के जाएंगे तो पानी इधर से ऊपर उठेगा, इधर से नीचे चला जाएगा। तो यानी कि मान लीजिएगा पानी यहां से आया और यहां से ऊपर चला गया, इसलिए यहां से इस लेवल से इतना ऊपर चला गया। तो ये कह रहा है कि ये H कितनी है, बेसिकली H कितनी है ये बताना है, बस सवाल ये है। ये कितनी ऊंचाई तक पानी चला गया है ये निकालना है। इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि भाई आप क्या करो, आप तो ये समझ लो कि आपका जो पानी का लेवल है वो ऐसा हो गया, ये थीटा, ये कितनी है L, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया सॉल्यूशन में, tan थीटा बराबर क्या आ गया H/L, दैट इज व्हाट A/G। तो H बराबर क्या आ गया AL/G। तो बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। कभी कभी इसको हम फंडामेंटल तरीके से भी निकाल सकते हैं। फंडामेंटल तरीका क्या है, एक तरह सेकंड मेथड बोल देंगे, दाब के मेथड से। ये तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, भाई हमें पता है कि इस पॉइंट पे दाब लिख लो, चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो। मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C दे दिया PC, तो PC लेफ्ट साइड से लिख लो चाहे राइट साइड से, PC लेफ्ट साइड, और चाहे उधर से लिख लो PC राइट साइड, ये तो होगा। अच्छा, इस पर दाब इस वाली नली के कारण लिखेंगे और P नोट भी है ऊपर से, और इस पर दाब इस नली के कारण यहां तक लिखेंगे और P नोट भी है। अच्छा, लेकिन ये वाली ऊंचाई भी तो है, इस ऊंचाई को मान लो कुछ भी x है, तो ये भी x हो गई। हालांकि इस x का कोई रोल होने वाला नहीं है, कट जाएगा वो। तो PC फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, P नोट प्लस रो जी H प्लस x, रो जी H प्लस x, ये आ गया बराबर P नोट प्लस रो जी x प्लस इस वाली नली के कारण यहां पर दाब। अब ये मत सोचना कि साला ए की कि जो है ये जो है पॉइंट ए की लाइन में है तो जो दाब यहां होगा वही यहां नहीं, वो तब था जब हमारा कंटेनर रुका हुआ था, कंटेनर चल रहा है अब एक्सेलरेटेड त्वरण में। ऐसा नहीं होता कि ए की लाइन के सभी बिंदुओं का दाब समान हो, एक्सेलरेटेड में ए की लाइन के सभी बिंदुओं का दाब अलग अलग होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसकी लाइनें ऐसी हो जाती है, उनका दाब समान होता है, मैंने बताई थी ये बात। तो ये वाला बिंदु जो है, इस बिंदु का दाब लिखने के लिए एक्सेलरेशन L और रो ये यूज करते हैं, रो L इंटू ए ऐसे लिखा जाता है एक्सेलरेशन। P नोट से P नोट कट जाएगा, रो जी H प्लस रो जी X और रो जी X रो L A, छमाचम। ध्यान दें, रो से रो भी गया, तो यहां से H बराबर कितना आ गया L/G, आंसर। तो ये फंडामेंटल तरीका, किसी भी पॉइंट पे दाब लिख लो, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो इसको बोलते हैं लिम्ब, इनको बोलते हैं लिम्ब्स, या फिर इनके नलिया बोल देते हैं दोनों भुजाओं को। तो इस तरीके से हम ये ऊंचाई ये दाब लिखना आना चाहिए, क्योंकि दाब लिखना आता होगा तो आप जो है बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्ट भी इसको फंडामेंटल से भी कर सकते हैं सेकंड मेथड से, क्योंकि जब दो लिक्विड होंगे तब दाब भी काम आएगा, फिर ये नहीं, ये तो सिंगल लिक्विड के लिए फॉर्मूला, दो लिक्विड डाल दूंगा तो फिर हमारे पास मेथड ही काम आएगा, इसलिए आपको इस चीज दिमाग में रखनी है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इस नली के अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं, लेकिन दोनों लिक्विड अलग अलग डेंसिटी के हैं। ठीक है, अब इसको त्वरण दे रखा ए हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, हमें एच निकालना है, ये एच निकालना है। लेकिन कब निकालना है एच? ये जब निकालना है कि जब ये इस एक्सेलरेशन से चलते चलते इस नली का लंबाई और इस नली की लंबाई जो है समान हो जाए, मतलब इन दोनों की लंबाइयों का अंतर शून्य हो जाए। इन दोनों की लंबाइयों का अंतर शून्य कब होगा? जब दोनों की लंबाइयां समान हो जाएंगी। दोनों की लंबाइयां समान हो जाएंगी तो एच कितना होगा, है ना? तो ये एच निकालना है। एक्चुअल में अगर ये त्वरित नहीं हो रहा होगा तो शुरुआत में क्या कंडीशन रही होगी, ध्यान से सुने। शुरुआत की कहानी मतलब कुछ ऐसी रही होगी कि मान लीजिएगा ये बर्तन ही है ऐसा, तो इसमें कुछ ऐसा रहा होगा। देखो, क्या ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये भारी पानी है, ये भारी लिक्विड है 2 रो का, ये हल्का लिक्विड है रो का। अगर इसको चलाओगे नहीं तो ये उसको उधर ले जाएगा। यानी कि कहानी कुछ ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी, ऐसी रही होगी जब हमारा त्वरण शून्य है, ऐसा कुछ रहा होगा, है ना? ये 2 रो वाला है, भारी है, ये हल्का है, तो भारी वाले ने हल्के को ऊपर पहुंचा दिया होगा जब त्वरण नहीं रहा होगा। लेकिन जब मैं चलाऊंगा एक्सेलरेटेंट से तो क्या ये इसको उधर फेंकेगा, उधर उस पर सूडो फोर्स लगाएगा, उस तरफ से सूडो फोर्स के कारण ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आएगा। जब ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आएगा, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों की ऊंचाई समान हो सकता है कुछ डिफरेंस भी पूछ ले देते, लेकिन फिलहाल इसने डिफरेंस 0 बोला, तो दोनों की ऊंचाइयों का डिफरेंस समान 0 है, मतलब दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, तो ये h बताना है। तो पहले ये सवाल समझ में आना जरूरी है कि सवाल क्या पूछा है ना। इसका मतलब क्या है, फाइंड h सो दैट हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 लिम्ब्स बिकम्स 0। दोनों नलियों की लंबाइयों का अंतर शून्य हो तो h बताना है ना। कभी सोचो कि यार लंबाइयों का अंतर तो शून्य हो गया फिर भी h पूछ रहे, इसलिए पूछ रहे बेटे दोनों की लंबाइयों का अंतर शून्य का मतलब है कि इनकी लंबाई समान होगी, तो ये h कितना है, समान होगी तभी तो डिफरेंस शून्य होगा। लेकिन कब होगा डिफरेंस समान? जब ये एक्सेलरेशन उधर होगा, और ध्यान दे इधर भारी वाला ही होगा, इधर हल्के वाला ही होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा पॉसिबल है। इधर भारी वाला उधर हल्के वाला। सोचो अगर इधर मान लो मैं हल्का कर दूं, इधर भारी कर दूं, तो ऊपर उठा देगा, और फिर त्वरण भी लगा दूं और ऊपर उठा देगा, इसका मतलब फिर वाला सवाल बन ही नहीं पाएगा। तो ये भी कंफर्म है कि हमारा 2 रो वाला इधर और रो वाला इधर ही करना पड़ेगा, तभी ये सवाल पॉसिबल है। नहीं तो सोचो हल्का इधर कर दूं, भारी उधर कर दूं, तो पहले तो यही उधर उठा देगा इसको ऊपर, फिर एक्सेलरेशन भी दे दूं, फिर और ऊपर उठा देगा, तो बराबर तो कभी आएंगे इन दोनों हाइट, डिफरेंस कभी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब इधर भारी होगा उधर हल्का होगा। अगर डायग्राम नहीं भी दिया होगा तो अपने अकल से सोचना ये कि अच्छा यार भारी वाला इधर होगा, हल्के वाला इधर होगा, है ना। अगर डायग्राम नहीं भी दिया होगा तो हल्का भारी किधर होगा, यूट्यूब के अंदर भारी इधर होगा, 2 रो वाला और हल्का वाला इस तरफ होगा, तभी आप इसको बराबर बैलेंस कर सकते हो, उस कंडीशन से इस कंडीशन में ला सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में जब ये है तो ये h बताना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस पर निकालने का तरीका क्या है? अब इसको निकालने के लिए हमें दाब लिखने होंगे। दाब बराबर से लिख दो। दाब कैसे लिखेंगे भाई? कहीं पे भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, है ना। मान लो आपने कोई बिंदु ले लिया, ये यहीं पे ले लिया, चलो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, तो इस पॉइंट सी पर दाब इधर से भी लिख लो और इधर से भी लिख लो। अगर ऐसा लिखने में आप कामयाब होंगे, दोनों बराबर होंगे, दाब तो एक जैसे ही होगा एक बिंदु पर, तो दाब दोनों तरफ से समान होंगे, और जो बराबर से इक्वल करने पर समीकरण बनेगी उससे आप सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि भाई पी सी लेफ्ट लिम्ब और पी सी राइट लिम्ब, लिम्ब मतलब ये नलियां। अच्छा, लेफ्ट वाली में से क्या लिखोगे भाई? पी नोट प्लस 2 रो जी एच बराबर, यहां पे कितना है? पी नोट, पी नोट, ये तो है। राइट साइड से लिखोगे तो एक तो पी नोट आएगा, यस, प्लस क्या एक इतनी हाइट के कारण भी दाब है यहां पर, रो जी एच, यस, लो जी लिखा। क्या इस वाले लिक्विड के कारण यहां पर इधर एक्सेलरेशन तो है ही ए, तो ए इंटू रो एल बाई 2 कितना, प्लस रो एल बाई 2 इंटू ए, इस वाले के कारण दाब आया। और इस वाले लिक्विड के कारण दाब लिखेंगे, इसका लिक्विड का डेंसिटी 2 रो है, 2 रो इंटू एल बाई 2 इंटू ए। ये बात, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से लिख पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। या आप ऐसा समझ लो कि त्वरण आपका इस लाइन में है, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, इस बिंदु पर इस लिक्विड के कारण भी दाब लिखा, इसकी डेंसिटी 2 रो है, इस बिंदु पर इसके कारण भी दाब लिखा, इसकी डेंसिटी रो है, एक्सेलरेशन ए है, जहां जी होता था वहां ए हो गया इसी लाइन में,
क्लियर? तो अगर आपने ये लिख लिया तो अपना सवाल हो गया। लो जी, क्षमा 2 रो जी एच, 1 रो जी एच, इधर घट जाएगा, रो जी एच बचा, रो एल ए बाई 2, रो एल ए, तो 3 रो एल ए बाई 2, रो से रो कट गया, एच निकालना था तो एच बराबर आ गया कितना, 3 ए एल बाई 2g। सवाल में ये भी दे सकता है कि इनके बीच की हाइट का डिफरेंस कुछ दे दिया, मान लो उसने, है ना, l बाई 2 दे दिया, l बाई 3 कुछ भी दे दिया, तो उसके हिसाब से वो डिफरेंस के हिसाब से भी सोल्व कर सकता है और टफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपने 2 लिक्विड ले रखे हैं, 2 लिक्विड के लिए आपको फिर प्रेशर लिखना आना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर लिखने से ही फंडामेंटल आपकी कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्रेशर तो फिक्स है ना भाई, इस पॉइंट का प्रेशर तो फिक्स हो गया जितना भी है, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, एक ही लाइन के सभी बिंदुओं का दाब समान नहीं होगा जब वो त्वरण है ना। जब त्वरण नहीं होता तब होता था एक लाइन के सभी बिंदुओं का दाब समान है। मैं सोचना कि यहाँ पे जो दाब है वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि त्वरित है ये। त्वरित के केस में अलग अलग होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्सेलरेशन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, अभी तक हमने इस तरह के बर्तनों को एक्सेलरेट किया, त्वरित किया, जो ऊपर से खुले हुए थे। लेकिन क्या ऐसे भी हो सकते हैं जो बर्तन पूरी तरह से बंद हो? अगर बर्तन पूरी तरह से बंद होगा तो उसके अंदर किसी बिंदु पर दाब लिखना का जो तरीका है वो अब सीखते हैं, है ना। कैसा समझ रहे हैं कि कोई त्वरित बर्तन है लेकिन वो पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास पूरी तरीके से खुला बर्तन था, जब हमारे पास पूरी तरीके से खुला बर्तन था तो पानी की शेप ऐसा हो जाती थी, पानी ऊपर चढ़ जाता था क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा है ऊपर जाने का, इसको रास्ता नीचे मानेगा। तो यहाँ पर जो बिंदु था पहले, ये वाला बिंदु, तो यहाँ पे तो हवा का प्रेशर आ गया, हवा का प्रेशर आ गया, है ना, क्योंकि हवा आ चुकी है यहाँ पे, तो उसकी जगह तो, है ना, जो पानी का लेवल ये था और उसके बिंदु पर हवा आ गई, यहाँ पे तो पानी का प्रेशर आ गया हवा का। लेकिन अगर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड तो यही चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊं। तो इस वाले कंटेनर की जो छत है, दीवार है, इसकी सीलिंग है, इस छत पर प्रेशर डालेगा ऊपर, तो पानी जाना तो चाहेगा ऊपर की तरफ ही। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा देगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे कम होगा। हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम हो, मान लो यहाँ पे पानी बिल्कुल खाली होना चाह रहा हो, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल 0 हो गया, रेफरेंस मान लिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट को हमने मान लिया क्योंकि सारा पानी तो यहाँ से चले जाएगा उधर, तो यहाँ पे मान लिया क्या कि प्रेशर फिलहाल 0 है। इसके रेस्पेक्ट में सब जगह का प्रेशर हम लिख देंगे अब, ओके। हो सकता है इस पॉइंट का प्रेशर दे भी दे कि कितना है, तो उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन मान लिया जब पानी यहां से उधर जाएगा तो प्रेशर तो इधर ज्यादा बढ़ेगा, उधर तो कम हो जाएगा। जब एक्सेलरेटेड है तो यहाँ का तो प्रेशर क्या मान लेंगे, 0 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी तो ये चाहेगा कि बिल्कुल रिलैक्स रहे, बिल्कुल कोई प्रेशर यहाँ पर ना आए, क्योंकि एक एक बूंद सारी नीचे की तरफ दबे, यहाँ वाली ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे प्रेशर 0। तो ये मान लिया अगर हमने 0 है, तो अब ए, बी और सी पर प्रेशर बताना, ए, बी और सी पर प्रेशर बताना है। तो बंद के केस में लिखने का तरीका फिर वही है क्या, अगर मैं बी की बात करूं, पी बी, तो पी बी लिखना है, बी पे लिखना है, तो पी एक्स प्लस इतनी हाइट प्लस रो जी एच। लेकिन पी एक्स क्या मान लिया 0, तो पी बी क्या हो गया रो जी एच। अगर मैं बात करता हूं पी सी की, तो पी एक्स प्लस इतनी लेंथ क्या है, एल है, इतनी लेंथ क्या है, एल है ना, तो रो ए एल। अब रो ए एल लगा देंगे, तो यानी कि पी एक्स क्या माना हुआ 0, तो पी सी बराबर रो ए एल। दिस इज द आंसर। अगर मुझे कहे ए पे बताओ, तो ए पे कैसे लिखेंगे, पी बी प्लस रो ए एल, ऐसे लिख लो चाहो तो, पी बी प्लस रो ए एल, या उधर से भी लिख सकते हैं, और या फिर पी ए को ये भी लिख सकते हैं, पी सी प्लस रो जी एच। एक ही बात है, पी बी, ये बना दोनों की बात एक ही। देखो ध्यान से, पी बी का आंसर क्या आया, रो जी एच प्लस रो ए एल, ये लिखा जा चुका है। आप अगर इधर से लिखना चाहोगे ए पे, इधर से लिख दो, इधर से लिखना चाहो इधर से लिखो, एक ही बात है। अब मान लो मैंने सी की तरफ से लिखना, तो सी पे प्रेशर कितना, रो एल प्लस रो जी एच, क्या दोनों सेम आए, यस। तो हमें प्रेशर ऐसे लिखना होगा क्लोज कंटेनर के अंदर। फिर सुन ले, बी पर प्रेशर लिखना, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट एक रेफरेंस मान लिया भाई, मुझे मान लो एक्स का पता है, क्या मान लिया एक्स 0 है, जनरली 0 दे रहेगा, तो पी एक्स प्लस रो जी एच, इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इतनी ऊंचाई के कारण प्रेशर,
इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इतनी लंबाई के कारण इस एक्सेलरेशन के कारण प्रेशर, है ना। अगर एक्सेलरेशन ना हो फिर तो एक सब एक ही लेवल में आ जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन है, ध्यान दें। तो अगर पॉइंट ए का लिखना चाहे तो इधर से लिखो, चाहे इधर से। अगर मैं यहां लिखना चाह रहा हूं तो पी ए बराबर पीबी प्लस ये वाली लेंथ, या इसके लिए पीसी प्लस ये वाली हाइट, ठीक है, इसके प्रेशर के लिए। तो इस तरीके से हम इसका प्रेशर लिख सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, कंटेनर है जिसका त्वरण ए है, इसमें 4 बिंदु दे दिए ABCD, इनके और ई, इन पर दाब बताना है। ए पर दाब 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सेलरेट करेंगे ये पॉइंट तो नीचे आना चाहेगा ना, तो बस इसका दाब तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं पी लाइट ए पर दाब क्या है, 0 है। अगर ए पर दाब 0 है तो उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है किसका, चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं PB का। अगर मैं बी का प्रेशर लिखूंगा तो क्या PA प्लस ρGH लिखूंगा, तो ये तो 0 है, मैंने मान लिया है ρGH, ये तो ρGH आ गया। अगर मैं बात करूं PD, प्यारे बच्चों हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो ये PA प्लस ρAL, तो ρAL ये 0 है। PC की बात करूं तो किधर से भी लिख सकते हैं। मान लो मैं पहले ऊपर से लिख रहा हूं, PC को लिख लिया हमने क्या, चलो B से लिखता हूं, PB प्लस ρAL, तो ρGH प्लस ρAL। और या फिर PC को उस तरह से लिख सकते हैं PD प्लस ρGH। भाई अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो PB प्लस ये वाले लेंथ का कारण दाब, या जैसे लिखूंगा तो PD प्लस ये हाइट के कारण दाब, तो PD प्लस ρGH, यानी कि PD कितना आता, PD आता ρAL प्लस ρGH। देखो वही आंसर आ रहा सेम, तो ये तो एक ही बात है, इधर से लिख लो इधर से लिख लो। अगर P की बात करूं, P पर मान लीजिएगा मुझे P का दाब लिखना, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां का दाब लिखूंगा। मान लीजिएगा ABCD, इसको मान लीजिएगा F, इसको क्या मान लिया F, इसको क्या मान लिया G। तो पहले PF लिखूंगा, P के लिए PF प्लस कितनी लंबाई ρAL/2 के कारण, F कितना हो जाएगा ρGH/2, ρGH/2 प्लस PA तो 0 ही है, चलो प्लस ρAL/2, तो PA तो 0 है, तो आंसर क्या आ गया ρGH/2 प्लस ρAL/2। या अगर आप चाहोगे तो कि भाई मैं तो G से लिखना चाहता हूं, PE को लिखना चाहूंगा मैं क्या, PG प्लस ρG इंटू H/2, यहां से लिख लू PG प्लस इतनी गहराई पर, तो PG कितना आएगा PA प्लस ये लंबाई कितनी L/2, PA प्लस ρAL/2, ये तो PG हो गया प्लस ρGH/2, तो आंसर ये तो 0 है, तो PA फिर भी क्या आ गया, PE फिर भी क्या आ गया ρAL/2 ρGH/2, दिस इज द आंसर। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, मतलब लिखने का तरीका सीखना है, प्रेशर को लिखने का तरीका आना चाहिए, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी सवाल में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही खेल प्रेशर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अभी तक हमने ऐसा केस लिया है जिसमें दाब निकालने के लिए पानी रुका हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है किसी बर्तन में, या वो बर्तन एक्सेलरेटेड है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या किसी भी एंगल पर वो एक्सेलरेटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस बर्तन के पानी को घुमा रहे हैं, बर्तन घुमा रहे हैं बेसिकली। जब वो बर्तन घुमा रहे हैं तो उस केस में पानी की शेप कैसी होगी, किस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कि मान लो पानी इस बर्तन के अंदर ये भर रहा, मान लो इस बर्तन के अंदर पानी ये भर रहा है, इसकी कुछ रेडियस ले लीजिएगा, मान लीजिए डिस्टेंस r है, यहां से इसको y एक्सिस ले लिया, और यहां पर जब हमारे पास ये जो पानी है जब इसे घुमाएंगे ना, तो जब इसे घुमाएंगे तो उसके क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो बाहर की तरफ भागना चाहेगा, तो उसका मतलब उस पर एक जो है शूडो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी तो बाहर की तरफ जाएगा, कहां, इधर तो दीवार है,
तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि इसकी जो शेप होगी कुछ ऐसे हो जाएगी। पानी की जो शेप होगी यहां से भी थोड़ा नीचे पहुंच जाएगा ये, आप इसको ऐसा समझ लो, पानी की शेप ऐसे हो जाएगी। हमने मान लिया कि यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, तो इससे एक्स दूरी पर कोई पॉइंट लिया, इस बिंदु पर दाब भी निकालना है और इस बिंदु से एक्स और वाई की दूरी में रिलेशन भी निकालना है यहां पर। ठीक है, तो ध्यान दें कि ये एक्स से इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस बिंदु की बात करूं, मान लीजिएगा इसका मास डीएम मास है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना, तो यहां पर एक टेंजेंट बना दी एक्स एक्सिस से। ठीक, और अगर मैं बात करूं कि ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो ये थीटा होगा डीएम, ये एक एक्स दूरी पर एक सर्किल में आ जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी, एक्स के बराबर होगी। क्या सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो मान लो मैं यहीं बैठ करके देख रहा हूं, यहीं बैठ करके देख रहा हूं, तो क्या मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होंगे वो बैलेंस होंगे, तभी तो ये बिंदु इस पॉइंट पर रुका हुआ है ना। तो क्या करना है, हमारे पास एक तो नीचे कौन आ गया, डीएम, नीचे कौन आ गया, डीएम जी, छोटा सा मास इंटू जी, है ना, इस छोटे से पार्टिकल को ले लिया, मास इंटू जी, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर इस पर एक सूडो फोर्स लग रहा है और ये बाहर की तरफ लगेगा कितना, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये लगता है एम डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बैलेंस है, अगर ये बैलेंस है इस पॉइंट पर, तो ध्यान दे, थीटा ले लो, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इस तरफ, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कोस थीटा, और ये थीटा है, ध्यान दे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो डीएमजी कोस थीटा, इधर डीएमजी साइन थीटा, यानी कि इस तरफ कौन सा फोर्स आ गया, डीएमजी साइन थीटा। अगर ये पॉइंट पर, ये पूरी तरह से इस फ्रीक्वेंसी पर, इस एंगुलर स्पीड पर, अगर ये इस पॉइंट पर यहां पर एक पर्टिकुलर सर्किल पर है, इसका मतलब इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स के होगा। जब इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स के होगा तो ये इसी सर्किल पर घूमता रहेगा, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि डीएमजी साइन थीटा बराबर डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कोस थीटा, ये बोल देंगे। डीएम से डीएम तो कट ही जाना है, तो यहां पे क्या बचेगा, साइन बटे कोस टेन थीटा बराबर कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ये बचा। अच्छा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप, क्या उसको हम dy बाई dx लिख सकते हैं, यस, ओ वाओ, dy बाई dx, ये तो dy बाई dx हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, और यहां से dy बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई जी dx का इंटीग्रेशन, और बेटे जीरो से लेके किसी x तक, और ये जीरो से लेके किसी y तक, और इंपॉर्टेंट ये है कि ये y आ गया, x यहां पर ये x dx है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो y का तो आ जाएगा 1 का तो आ जाएगा y, और x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द रिलेशन फॉर x एंड y कोऑर्डिनेट। ये x कोमा y निर्देशांक या कोऑर्डिनेट दे सकता है कि कहां पर, किस बिंदु पर कितनी x पर कितना y होगा। ठीक, सोचो अगर मैं x बराबर 0 ले लूं तो क्या y बराबर भी 0 होगा, और ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी y की। और अगर मैं x की वैल्यू कहां तक ले सकता हूं, यहां तक ले सकता हूं ना, रेडियस तक ले सकता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। और क्या ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना, इस फ्रीक्वेंसी पर। अगर ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इस आर पे ये इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यानी कि यहां पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज वाई मैक्स, और ये y है, ये y है, ये x है। क्या बात समझ में आ रही है इतनी, ये y है और ये x है। तो मेरे को तो लेकिन क्या निकालना, मुझे तो प्रेशर निकालना था, यहाँ पे दाब निकालना था, मुझे तो क्या निकालना था, इस पॉइंट पे दाब। तो दाब कैसे निकालेंगे भाई, इस पॉइंट पे दाब कैसे निकलेगा, क्या इस पॉइंट पे दाब निकालने के लिए x बिंदु पर दाब, ध्यान दें इस बिंदु पे दाब लिखना है, तो क्या यहाँ पे दाब प्लस इतनी गहराई पे दाब, इस पे तो दाब कितना होगा P0, इस पॉइंट पे तो हवा में है वो पॉइंट, तो
तो पी नोट प्लस रो जी वाई। तो x दूरी पर दाब, ये तो पूछा था ना x दूरी पर दाब, तो पी नोट प्लस रो जी, वाई कितना, वाई ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, जी से एक जी कट गया, तो दैट इज पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज पी एक्स एक्स, है ना, पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये इस तरीके से दाब लिख सकते हैं। अब किसी भी बिंदु पर दाब लिखना हो तो मैं लिख दूंगा, इसका मतलब क्षैतिज लाइन के किसी भी बिंदु पर दाब समान नहीं है। इसके इस बिंदु पर दाब अलग, इस बिंदु पर अलग, इस बिंदु पर अलग, इस बिंदु पर, क्षैतिज लाइन के हर बिंदु पर दाब अलग अलग है, क्षैतिज लाइन के हर बिंदु पर दाब अलग अलग है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्षैतिज लाइन के हर बिंदु पर दाब समान नहीं है क्योंकि ये त्वरित है, एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, कैसे, सर्कुलर रोटेशनल फॉर्म में। तो ये बिंदु क्षैतिज दिशा में होने के बाद, क्षैतिज लाइन पे होने के बाद भी इसके हर बिंदु का दाब समान नहीं है। फिर कहां समान है बेटे, ये देखो, यहां पर दाब पी नोट, यहां पर भी दाब पी नोट, 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 यानी कि ये सारे बिंदु एक ही दाब के हैं। इस शेप ये हो गई। पहले कैसी हो रही थी दाब, ऐसा हो रही थी पहले, तो जब हम ऐसे चला रहे थे ना एक्सेलरेटेड, तब दाब ऐसे था एक लाइन पर, उन्हें हमने बोला था इक्वी प्रेशर लाइन, समान दाब की लाइनें। तो यहां पर ये जो शेप है इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड, पैरावलयाकार की शेप का एक कर्व है ना। तो इस तरह का है ये। तो इस तरह की शेप की जितने भी आप इसमें शेप बनाएंगे इसके समानांतर ही, तो वो सारे पॉइंट ये होंगे जिनपे समान दाब होगा। ऐसे यहां पे भी दाब वही होगा। जब मान लो मैं इसको बोलूं x, या मान लो a बोलूं और इसको बोलूं b, तो a और b का दाब समान होगा अलग अलग? यस, समान होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई c और d, तो c और d का दाब समान होगा कि अलग? सेम होगा। अगर ये इसका समानांतर हमने ऐसे कर्व बनाए, है ना, तो c और d का दाब समान, a और b का दाब अलग अलग, b और d का दाब अलग, b और c का अलग, a और d का अलग, a b और इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे समान, इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे उनका समान, इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे उनको, तो चूंकि हवा में है तो पी नोट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग गहराई पे एक ही क्षैतिज लाइन पे सभी बिंदुओं का दाब समान नहीं होगा इसमें, कारण रोटेशन के कारण, है ना। देखो दिख भी रहा है कि अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगा दाब इसका। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है याद आपको कि जो पी नोट पी एक्स आया, तो ये प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं, पी एक्स माइनस पी नोट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। पी एक्स माइनस पी नोट बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट आ गया कि प्रेशर डिफरेंस बेसिकली डेल्टा पी कह सकते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि भाई अगर मैं एक्स बराबर आर लिख दूं तो डेल्टा पी कितना बन जाएगा? रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। यानी कि यहां पर, यहीं पर तो एक्स बराबर आर, ये तो है आर, दिस इज एक्स बराबर आर पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर या वाई भी निकालना हो तो निकल सकता है। अगर इसमें इसको बहुत ध्यान से देखो ना, तो ये जो डेल्टा पी है, अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आया, एक तरह से अगर बहुत ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन करके आया था। तो अगर एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, डी पी बाई डी एक्स बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डीपी बाई डी एक्स, तो ध्यान दो अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये जाएगा। तो यानी कि डीपी बाई डी एक्स हमेशा इसके बराबर होगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। रो इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या है? एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। भाई अगर मैं ऐसे बोलूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं 2x आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, मैं ऐसे लिख लूं डीपी बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2, तो डीपी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से भी आप कई बार इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी दो पॉइंट पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना ओमेगा स्क्वायर एक्स ड्यू टू रोटेशन, घूर्णन के कारण अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। भाई देखो ना, डीपी बराबर क्या आ गया? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही तो आएगा पी नोट से पी एक्स तक, और एक्स बराबर 0 से एक्स तक, तो वही तो आ गया पी एक्स माइनस पी नोट बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सोचो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई वही रिजल्ट अपना इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई अगर कहीं पर dp बाई dx है तो उसका मतलब रो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा घूर्णन के कारण,
है ना। अल्टीमेटली तो आपको ये याद रखना है रिजल्ट। क्लियर? हाँ, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले टॉपिक में हमने ही देखा कि अगर किसी लिक्विड को किसी बर्तन में डाल करके घुमाया जाए तो घुमाने पर उसके किसी बिंदु पर कितना प्रेशर होता है और वो कितनी ऊंचाई होती है, कितनी गहराई पर कितना प्रेशर होता है, ये कैलकुलेशन हम कर चुके थे। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या किया था इससे पहले टॉपिक में। हमने क्या था कि भाई मान लीजिएगा ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको ओमेगा से घुमा दिया। अगर इसमें पानी भरा हुआ है, इसको घुमा दिया, यहाँ तक भरा हुआ है ये, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये किसी भी x पर, मान लीजिएगा किसी भी x पर कितना y है, तो ये y कैसे निकाला था, ये मैं निकालता ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g से। ये हम प्रूफ कर चुके थे कि भाई किसी भी x पे जाके ये y इतना हो जाएगा, है ना। उसकी शेप कैसी हो जाती थी, परवलयाकार पृष्ठ, परवलयाकार पृष्ठ हो जाती थी, एक पूरा पृष्ठ बनता था जिसको परवलयाकार जैसा बोल सकते थे, है ना। तो अब ये तो y आ गया, लेकिन इस बिंदु पर दाब निकालना, अगर इस बिंदु पर दाब निकालना x बिंदु पर, तो यहां पर ये तो कितना P नोट। अच्छा, इसके हर बिंदु पर P नोट होगा, यानी कि इस बार अक्षैतिज रेखा में सारे बिंदुओं पर दाब समान नहीं है, क्योंकि वो घूम रहा है। रुके हुए तल पे, तो रुके हुए लिक्विड के लिए तो अक्षैतिज रेखा के हर बिंदु पर दाब समान होता है, लेकिन एक्सेलरेटेड या घूमते हुए के लिए हर बिंदु पर दाब समान नहीं होता। तो इसका ये वाला जो शेप बन गई, इस तरह की शेप के हर बिंदु पे दाब समान होगा, चाहे वो आप इसके पैरेलली और ले लो, इसके पैरेलली और ले लो, इनके हर बिंदु पे दाब समान, इसके हर बिंदु पे दाब समान, ऐसे होगा। तो इनको बोलते हैं समदाबी पृष्ठ, है ना, समदाबी पृष्ठ या इक्वी प्रेशर लाइंस या पृष्ठ बोल सकते हैं। तो अगर मैं x पे दाब निकालना हूं तो देखो ध्यान से, ये y गहराई पे निकालना, तो P नोट तो ऊपर है प्लस रो जी वाई, और y को ये लिख सकते थे पी एक्स बराबर P नोट प्लस रो जी, और y की जगह लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, जी से g कट गया, तो P नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि x पे जाके प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर dp बाई dx ये भी होता है कितना, रो ओमेगा स्क्वायर x। इससे भी निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x ओमेगा स्क्वायर x होगा, है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इससे भी मैंने प्रूफ किया था, यही आएगा, इससे भी प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, भी मैं प्रूफ कर चुका, तो चाहे तो आप इससे प्रूफ कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले से लेकर आ सकते हैं, है ना। तो ये भी अच्छे काम आएगा कई जगह पर, लेकिन ये भी हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर मेरे पास ये इस तरह की शेप बन गई है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये जो शेप बनी, इसका आयतन बताओ कितना है, इसका आयतन, यानी कि मुझे इसका आयतन बताना है, ये वाले का आयतन बताना, ध्यान दें, इसका आयतन बताना है। तो वॉल्यूम, क्योंकि इस आयतन की हमें कई बार जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, परवलयाकार पृष्ठ का आयतन। ओके, चलो जी। इसके आयतन को निकालने के दो तरीके, एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं पहले, तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं इस आयतन को, और एक अपना जो फंडामेंटल मेथड है उससे निकालेंगे, है ना, कैलकुलस से निकालेंगे। तो फंडामेंटली आप देखो कि भाई अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो ये इसकी कौन सी ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई, और ये इसका क्या है, एरिया है, ये इसका एरिया है, और ये एरिया कह सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो किसी पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है, उसका आयतन आ जाता है। लेकिन अगर वो पूरा है कंप्लीट, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बटे 2, आधा है ना, तो आधा कर देंगे। तो यहां पर जो आयतन निकालने का पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक, क्या हो जाएगा ये आयतन निकालने का, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, मैक्सिमम, इनटू आधार का क्षेत्रफल ये, और आधा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आधा क्षेत्रफल की बात हो रही, तो आधे के लिए बाई 2 कर देंगे। तो आधार जिस तरह त्रिभुज का निकालते हैं, आधार गुना ऊंचाई बटे 2, या किसी ऐसी चीज का निकाल, इसका आधार का क्षेत्रफल पता हो, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिलेंडर का मान लो निकालना, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो यहां पर भी आधार, इसका क्षेत्रफल मान लो, ये क्षेत्रफल हुआ, इसका आधार मान लो, ऊंचाई कितनी, वाई मैक्स। तो वाई मैक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वाई मैक्स क्या होता है भाई, मेरे को पता है कि किसी भी एक्स पे वाई का होता है फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g,
और वाई मैक्स क्या हो जाएगा, जब x बराबर r लिखोगे, x बराबर r पे तो y की वैल्यू मैक्सिमम है, तो कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये आपको याद रखना है बेटे, ये घूमते हुए लिक्विड के लिए हमेशा याद रखना है। तो यानी कि वाई मैक्स की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g इंटू पाई आर स्क्वायर, और बाई 2 भी है ये वाला, ठीक। तो कितना आ गया पाई ओमेगा स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन 4g। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओमेगा नहीं दिया, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कुछ और रख लो, फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2g वाई मैक्स अपॉन आर स्क्वायर, उठा के यहां रख दो ओमेगा को। अगर ओमेगा दिया हुआ है तब तो ऐसे लिख लो, ओमेगा की जगह वाई मैक्स पता है तो ओमेगा नहीं पता है तो वाई मैक्स में रख लो आंसर को। तो क्या बन जाएगा पाई, यहां रख लेंगे 2g वाई मैक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया, और यहाँ पे क्या है 4g तो ये है ही, और एक r की पावर 4 भी है। ध्यान दे, इस g से g कट गया, ये 2 आ गया, r स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचेगा v बराबर पाई r स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रख सकते हैं इसका, कि वाई मैक्स पाई वाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2। और बहुत ध्यान से देखो ना इसको, आप बहुत ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर अगर मैं कहूं, ये तो वॉल्यूम इसका आया, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास ये जो शेप है, अगर मैं कहूं कि इतने हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा, ये वाले का, ये भी है इसमें, ये भी इंक्लूड है, ये वाई मैक्स है, ये रेडियस है, तो ये तो क्या बन गया बेलन बन गया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बनेगा तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर क्या होगी, आर और एच कितनी होगी वाई मैक्स, आर क्या होगी आर और वाई क्या होगी वाई मैक्स क्या होगी उसकी ऊंचाई, तो उसका आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स, और सोचो उसका आधा है ये, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ ऑफ वाई मैक्स, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाई मैक्स हाइट सिलेंडर, वाई मैक्स हाइट के सिलेंडर का आधा आयतन है ये, क्योंकि ये कितना होता है भाई, ये तो अगर देखो ध्यान से तो पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स होगा कि नहीं होगा, तो उसका आधा ही तो बैठेगा ये सारा। तो ये पैराबोलॉइड का वॉल्यूम आ गया, किसका पैराबोलॉइड या फिर परवलयाकार का, दैट इज पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड। क्लियर? अच्छा, ये तो बात आगे क्लियर होगी इतनी बात कि भाई इतना ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई मैक्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2 से इस इतने हिस्से का वॉल्यूम निकालना है, तो इतने का वॉल्यूम जितना भी होगा उसका आधा कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल जाता है। और अगर मेरे से कहे कि ये लिक्विड का वॉल्यूम कितना, तो ये भी आधा ही होगा, इस पूरे में से आधा घटा दो तो आधा बच जाएगा। अगर कहे कि भाई ये वाले का वॉल्यूम बताओ, ये वाले का, तो ये भी तो आधा ही होगा, जब आधा तो ये है पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2, तो आधा ये बचा, क्योंकि टोटल मिला के तो ये है पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज है ना, मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अच्छा, मैंने ये वॉल्यूम फर्स्ट मेथड से निकाला, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, फंडामेंटल, जैसे कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बटे 2, इसलिए किया क्योंकि पूरा का पूरा नहीं है, गोल नहीं है, पूरा आधा है पैराबोलॉइड, तो आधा का कर दिया, है ना। तो अब मैं आपको यही वॉल्यूम फंडामेंटल मेथड से एक बार सिखा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा जरूरी तो है नहीं, बट हाँ आपको आना इसलिए जरूर चाहिए कि भी कैसे निकालते हैं, अगर हमें ये फंडामेंटल शॉर्ट ट्रिक ना लगाएं। तो मैं इसी को सेकंड मेथड से निकाल के दिखाता हूं आपको, है ना। सेकंड मेथड, चलिए सेकंड मेथड से भी हम इस वॉल्यूम को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मेथड में क्या बताना है कि भाई हमें क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, इसका आयतन निकालने के लिए इसके एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस का एक सिलेंडर माना, क्योंकि बहुत सारे सिलेंडरों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का सिलेंडर माना, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे वाई है, अलग अलग ऊंचाई होगी अलग अलग एक्स पे। तो एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का, डीएक्स मोटाई का एक वाई ऊंचाई का सिलेंडर मान लिया। ध्यान दो कि ये सिलेंडर ऐसे दिखाई देगा, जिसकी ऊंचाई वाई है, एक्स दूरी पर है।
अगर मैं उस छोटे से का वॉल्यूम निकाल करके ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के जोड़ूं तो क्या मेरे पास सारा वॉल्यूम आ जाएगा, इसका सारा आयतन आ जाएगा? यस, यही तो इंटीग्रेशन होता है ना। तो क्या करते हैं कि जो आएगा ये सिलेंडर जो बनेगा, ये सिलेंडर जो बनेगा ये वाला, ध्यान दे, ये ऐसा सिलेंडर जो बनेगा जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx। तो जो थिकनेस वाला सिलेंडर बनेगा, अगर आप इसको काट के सिलेंडर को खोल दो तो एक ऐसा पट्टी दिखेगी बिल्कुल आयताकार। अगर उसको खोल दो तो एक पट्टी दिखेगी जिसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी, एक्स, तो वो दिखेगा 2 पाई एक्स। कितना दिखेगा? 2 पाई एक्स का लंबाई का दिखेगा। अगर वो सरासर ऐसा गोल फॉर्म में सिलेंडर है और उसकी रेडियस एक्स है तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई एक्स। काट दोगे तो ऐसा खोल दोगे, ऐसा खोल के 2 पाई एक्स लंबाई का बनेगा, 2 पाई एक्स लंबाई का बनेगा। और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वाई। तो मैंने यहाँ पे यही दिखाया 2 पाई एक्स लंबाई का और वाई इसकी ऊंचाई और उसकी मोटाई कितनी, dx। तो अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो एक घन बन गया, घन तो घनाकार बन गया, क्यूब बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई मतलब मोटाई, तो उसका आयतन क्या लिखेंगे, dv। तो उसका छोटा सा आयतन dv बराबर लिखेंगे 2 पाई एक्स से, तो लंबाई, चौड़ाई कितनी y, ऊंचाई कितनी dx। तो इसका आयतन आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे आयतनों को निकाल के जोड़ देंगे। उसमें क्या करना है, लो dv बराबर 2 पाई एक्स y dx, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन y की वैल्यू x की फॉर्म में लिखना जानते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आती है, ये रही, तो यहां से लिखो, है ना, y की वैल्यू यहां रख दो 2 पाई एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g dx। x कहां से लेके, 0 से लेके कहां तक, r तक, और ये अपना वॉल्यूम आ जाएगा v, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा v। तो v बराबर 2 से 2 काट दो तो पाई ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 4/4 और लिमिट आ जाएगी 0 से r। तो क्या बना, पाई ओमेगा स्क्वायर r की पावर 4/4g। अगर फिर मैं कह रहा कि अगर ये आंसर आ गया, यही तो आया था पहले भी, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, वाई मैक्स की फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, वाई मैक्स की फॉर्म में पाई, भाई एक आंसर तो ये भी है। लेकिन अगर ओमेगा नहीं दिया, यदि ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये लिख सकता है ना, 2g मैक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर वाई मैक्स दिया है, मतलब कितनी ऊंचाई तक गया हुआ है टोटल, आर एक्स बराबर आर पे, तो वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2g मैक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 4g इंटू आर की पावर 4। इससे कट जाएगा, आर स्क्वायर बचा, 2g से गया 2 बच गया, यानी कि क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स डिवाइड बाय 2। यही तो आंसर आया था भाई पहले में। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसका मतलब हम इससे कर लो या उस मेथड से कर लो, ये फंडामेंटल मेथड बता दे मैंने। इसके अलावा वो वाला शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से याद रखने में कोई बुराई नहीं। अब रिजल्ट क्या याद रखना, रिजल्ट ये याद रखना है कि भाई अगर हम किसी सिलेंडर में मान लो इतनी ऊंचाई तक पानी भर रहा था, तो अगर मैंने इसको घुमाया तो ऐसा हो गया ये, तो ये कितनी ऊंचाई तक गया, वाई मैक्स तक गया। तो बहुत ध्यान दें, अगर मैं आपसे बोलूं कि इतने हिस्से का आयतन बताओ, तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर एच कितनी, वाई मैक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई मैक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई मैक्स, जितनी ऊंचाई तक गया यहां तक, तो उसका आधा ये वॉल्यूम है इतने वाला, उसका आधा ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला। तो इसके वॉल्यूम का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाय 2 कर दो, आपका ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर पूछेगा कि बताओ ये वाला वॉल्यूम कितना, तो ये भी तो इतना ही होगा, आधा आधा ही तो है, आधा ही टोटल मिला करके इतना बन गया, तो इसका भी निकल सकता है। तो ये कई बार पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारे स्टैंडर्ड है, जो कि याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह इनकी जरूरत पड़ने वाली है इस टॉपिक में। और वॉल्यूम निकालने में तो आपको ये चीज याद होनी ही चाहिए, क्योंकि कई सवाल हमारे इस पर बनेंगे। क्लियर? चलिए, अब हमें इतना पता लग चुका है कि अगर मान लीजिएगा हमारे पास ये कोई बर्तन है जिसकी कुल ऊंचाई h है, और अगर यहां पर ये ऊंचाई h तक पानी भरा है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं। मान लो मैंने इसको इतना घुमाया कि पानी जो है जस्ट बाहर गिर रहा है, जस्ट बाहर गिरने वाला है, बाहर गिरे, जस्ट बाहर गिरने का मतलब कि पानी यहां तक पहुंच पा रहा है, कि पानी जस्ट यहां तक पहुंच पा रहा है। इसके बाद अगर घुमाएंगे तो
ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ओमेगा की इस वैल्यू पर ये बाहर आ जाएगा, ऐसा मान लो। ठीक, अच्छा अब इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर पानी यहां तक पहुंच रहा है तो ये h स्मॉल h और y में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ध्यान दे, ये h तो कौन सी ऊंचाई है जिसमें पानी पहले से था, ये पानी ऊपर तक पहुंच गया तो ये गहराई और नीचे चला जाएगा ये लेवल, तो ये अपना x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये मैक्सिमम आएगी यहां पर। तो अब मुझे एक बात का पता है कि भाई ये वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम ये कितना होता है, क्या ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2, होता है कि नहीं, ये वॉल्यूम होता है ये। ठीक, और ये वाला वॉल्यूम पूरा का पूरा इसको निकाल सकते हैं इतने हिस्से को, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h माइनस वाई मैक्स, ये तो h माइनस वाई मैक्स हो जाएगी ना ऊंचाई। तो जितना पानी का वॉल्यूम शुरू में है उतने पानी का वॉल्यूम तो बाद में भी रहेगा। मान लो इस पानी का वॉल्यूम है v1 और अब पानी का वॉल्यूम है v1 पहले वाला और बाद वाला, तो पानी का आयतन v1 और अब पानी का आयतन कितना है v2 है, इसका भी मिलाकर के इसका भी सारा मिलाकर आयतन ये है। तो ध्यान दे v1 बराबर किसके, ये मान लो v2 है, चलो इस वाले वॉल्यूम को मान लो v3 इतने हिस्से को, क्योंकि ये भी v3 होगा, इस वाले का भी तो यही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी आयतन यही होगा और इसका भी आयतन यही होगा, दोनों का, इस पानी का और इसका आयतन यही होगा, जो कि इतनी ऊंचाई के आयतन के आधे के बराबर होता था। ध्यान दे, तो v1 बराबर किसके हो जाएगा v2 प्लस v3 है। अरे भाई पानी तो उतना ही है जितना पानी पहले था, वही तो पानी यहां से यहां तक पहुंचा बस, तो पानी उतना ही है, पानी नहीं बाहर निकला बस, लेकिन इसके बाद घुमाऊंगा तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर बताना है उस केस में जब पानी जस्ट बाहर गिरने वाला है, उस केस में इस पानी का आयतन शुरू में और बाद वाला बराबर रख दो, आ जाएगा रिलेशन। देखो पहला पानी का आयतन कितना बैठेगा, इसकी त्रिज्या कितनी r, ऊंचाई कितनी h, तो पाई आर स्क्वायर h, ये आ गया पाई आर स्क्वायर h। v2 है ये वाला, ये पाई आर स्क्वायर इंटू ये ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी आपने लिख ली, ये है h माइनस वाई मैक्स, इतनी तो है, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर h माइनस वाई मैक्स प्लस, अब ये v3 इतने हिस्से का वॉल्यूम निकालना है ये वाला, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होते हैं दोनों, और ये पूरे सिलेंडर के आयतन का आधा होता है, इतने वाले का, इतने आयतन का आधा होता है, और वो आता भी है, हमने देख चुके। तो ये कितना होगा, क्या ये पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स बाई 2 होता है, यस। अब ध्यान दे, क्या पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर उड़ गया, यस उड़ गया, हो गया रिलेशन आ गया। लो h बराबर h माइनस वाई मैक्स प्लस वाई मैक्स बाई 2, तो h बराबर h माइनस वाई मैक्स बाई 2 और h बराबर h माइनस, अच्छा वाई मैक्स कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, और एक 2 ही है तो यहां पे लिख देंगे 4g। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए कि शुरू की ऊंचाई और बर्तन की ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई तक जो पानी पहुंचा है वहां तक की ऊंचाई के आधे में इसमें रिलेशन ये होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना आप में एक सवाल भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021217991 180021217999।